हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे बीपीएससी एडी और बिहार दरोगा मेंस के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 और 2 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु। यहाँ पे जो आप नोट्स देख रहे हैं, यह मेरा खुद का हैंड रिटेन नोट्स है। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से लिखें ताकि एग्जाम से पहले हर एक पॉइंट को रिवाइज किया जा सके और एग्जाम में बेटर परफॉर्म किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले हम लोग धातु के गुण धर्म को देखते हैं। देखिए, धातु के जो सतह होते हैं यह काफी चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक भी कहती है। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। इनकी जो आघात वरीयता होती है काफी ज्यादा होती है। आघात वरीयता का मतलब क्या होता है? कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर धातु है। धातु तन्य होते हैं। तन का मतलब क्या है? धातु के पतले तार में खींचने की क्षमता को उनको तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। धातु की गलनांक देखा जाए, धातु का गलनांक काफी अधिक होता है। गैलियम तथा सीजियम को छोड़कर, गैलियम तथा सीजियम को छोड़ करके जितने भी धातु होते हैं ना, उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। देखिए, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। इसी कारण से धान्विक या सोनरस कहा जाता है। धातु की अवस्था देखा जाए, धातु की अवस्था ठोस होती है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके जितने भी धातु होते हैं वह ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अधातु के गुण। देखिए, अधातु जो होते हैं इनकी जो अवस्था होती है ठोस या फिर गैस। एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ करके जितने भी अधातु है वो आपको ठोस या गैस अवस्था में देखने को मिलेगा। धातु की सतह चमकदार नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ करके जितने भी अधातु होते हैं उनका चमकदार नहीं होती। धातु उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इन चालक होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते। अधातु मुलायम होते हैं, लेकिन कुछ धातु भी होते हैं जो मुलायम होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया। अधातु के जो गलनांक होते हैं वह काफी कम होते हैं और अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं जल में घुल करके। यह कुछ इंपॉर्टेंट धातु और अधातु है, इनके गुणधर्म को देखें हम लोग। अब हम लोग देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म को। देखिए, धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा यह बनाएगा धातु ऑक्साइड। इनका जो प्रकृति होता है क्षारकीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर एग्जाम में पूछ सकता है ना। धातु ऑक्साइड का जो प्रकृति होगा वह कैसा होगा? क्षारकीय होगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा ये क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। और धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक के विलयन से गलित या विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर दिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो अधिक अभिक्रियाशील होगा अपने से कम अभिक्रियाशील को बाहर कर देगा। और यह जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह बनाएगा मिश्रातु, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जिस तार से आपके घर में बिजली पहुंचती है उस तार पे पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। यानी जिस तार से हमारे आपके घर में बिजली पहुंचती है तो उस पे जो तार लगा होता है उस पे किसका तार होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। अब प्रूफ देखते हैं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। उदाहरण के लिए हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इनका जो गलनांक और कथनांक होता है वह काफी अधिक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कुछ धातु क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम, यह इतना मुलायम होता है इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, जब भी कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। देखिए, कुछ होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी होते हैं, जो दोनों अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु
एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। उदाहरण के लिए पोटासियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है ना, इनको खुला में अगर रख दिया जाए तो इसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए है ना तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम तथा पोटासियम है ना, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है आग लगने से बचने के लिए। ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण धातुओं की परत ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण करके संरक्षित सुरक्षित रखती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ध्यान रखिएगा, सिल्वर तथा गोल्ड इनकी जो विक्रियाशील क्षमता है वो काफी कम होता है, ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है ना। अत्यंत अधिक ताप पर भी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है। इनके अलावा एक प्रक्रिया होता है एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। और एनोडीकरण क्यों किया जाता है? संक्षारण से बचाने के लिए। देखिए, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करती है। एक्चुअली पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए, है ना। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखिए, जो पोटासियम और सोडियम जैसी धातु होते हैं यह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जिसे हम लोग उष्मा क्षेपी भी कहते हैं, यानी इसमें उष्मा को बाहर किया जाता है। कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वहीं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। देखिए, जो एल्युमिनियम आयरन और जिंक न तो शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना ऑक्सीकारक होते हैं, जो उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया H2 गैस उत्सर्जित करती है। अभिक्रियाशील Mg, Al, Zn और Fe। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप पर कोई परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्वारिजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्वारिजिया HNO3 और HCl का रेशियो होता है। HNO3 1 में और HCl 3 में 1:3 HNO3 और HCl का रेशियो रहता है, जिसे हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं, है ना। इसमें नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो देखने को मिलता है। इनके पास इतना शक्ति होता है, गोल्ड को भी गला सकता है, सोने को भी गला सकता है। अकेले किसी अम्ल की ऐसी क्षमता नहीं होती, प्रबल संचारक कहलाता है। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करते हैं। अब देखिए, कौन ऐसे किसके अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा होगा, किसकी कम होगा, इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज को जानना जरूरी है। वह सोचिए जिसमें धातु क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए, के पोटासियम है ना, कोई सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम यह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और ये ऑर्डर दिया, कोई न कार मांगे आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, है ना। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण होते हैं, इनसे जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए MgCl2। देखिए, आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं, उनका गलनांक तथा कटनांक काफी अधिक होता है और अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने में इसका काम होता है ना। गलनांक तथा कटनांक अधिक होता है और इनके अंदर जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है उनके कारण आयनिक यौगिक का जो गुणधर्म देखे, यह समानता भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह ठोस एवं थोड़ा कठोर होते हैं, कारण धन तथा ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में आयनिक विद्युत का चालन नहीं करती, लेकिन गलित अवस्था में चालन होता है। कारण है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण यह कमजोर पड़ जाता है। और ये बता दिए, आयनिक यौगिक जो है ना जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। नेक्स्ट है धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति कैसे होते हैं? ये तो
पृथ्वी की भूपट्टी से प्राप्त होती है, समुद्री जल से और अयस्क से। देखिए भूपट्टी में यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को ही खनिज कहते हैं, है ना। वो जो पृथ्वी की भूपट्टी होते हैं अगर वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते तत्व या यौगिक के रूप से खनिज कहा जाता है, यानी खनिज से धातु को प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और अयस्क क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु की मात्रा काफी अधिक होती है जिसे निकालना लाभकारी, उसे अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धातु के निष्कर्षण, धातु को एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए कुछ धातु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में होता है और जब ये स्वतंत्र अवस्था में होगा तो कम अभिक्रियाशील होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर। कुछ धातु होते हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे के पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अयस्क अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर, है ना। यह धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु होते हैं, Zn, Fe, Pb। नेक्स्ट अभिक्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का विभाजन। देखिए तो निम्न अभिक्रियाशील स्वतंत्र अवस्था में पाएगा, मध्यम अभिक्रियाशील ये सल्फाइड या कार्बोनेट का अयस्क होगा और उच्च अभिक्रियाशील संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा गैंग, ये गैंग क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज पाया जाता है पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कुछ अशुद्धियां पाई जैसे गैंग करते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क से शुद्धियां को हटाना आवश्यक है। नेक्स्ट मैटर है भर्जन। देखिए भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो, से भर्जन कहते हैं, यानी सल्फाइड अयस्क के लिए। और निष्ठापन, यह कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। नेक्स्ट हमारा आयरन थर्ड ऑक्साइड है, Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुंजों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी अभिक्रिया को थर्मित अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन Fe2O3 और 2 एल्युमिनियम के साथ रहेगा FeAl2O3 और उष्मा का अवशोषण, इसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। यह रेल की पटरी तथा मशीन पुंजों की दरारों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन में एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघनित परिष्करण कहलाता है, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं को परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघट है जब धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। जो विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड जंग कहा जाता है। संचारण, देखिए खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, इसे संचारण कहते हैं। जंग, लंबे समय तक जब अर्ध वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की, है ना, पत्रिकी पदार्थ पर परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। और संचारण से बचाने का जो तरीका है ना, पेन करके बचाया जा सकता है, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ऐसा लेपन का एनोदिक रंग का मिश्र धातु बना करके बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यसद लेपन, है ना, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रातन कहा जाता है। स्टेनलेस इस्पात क्या होता है, लोहे के साथ निक्केल एवं क्रोमेनियम, ध्यान रखिए निक्कल और क्रोमेनियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होगा। तो आपको पूछा जाएगा स्टेनलेस में क्या होगा, निक्कल तथा क्रोमेनियम, है ना। स्टेनलेस इस्पात ये कठोर होता है, जंग नहीं लगता है। मिश्रातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को ही मिश्रातु कहा जाता है। कैरेट शुद्ध सोने या काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयुक्त नहीं है। जो शुद्ध सोना होता है वह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया। इनको कठोर बनाने के लिए चांदी तथा तांबा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट अमलगम, अमलगम आपको CuSN और CuZn के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह है चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस वीडियो के माध्यम से कवर किए, थोड़ा सा स्पीड फास्ट है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप भी अगर